बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाक एशिया मिशन इमरान सीरीज़ नावल बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। चलो आगे चलो, मेरे हाथ पतलून की जेब में है। अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो मेरी पतलून में सुराख ज़रूर हो जाएगा, लेकिन तुम दूसरा सांस नहीं ले सकोगे। सफदर ने इसे खबरदार करते हुए कहा। जिब्रान ने सहमे हुए अंदाज में सर हिला दिया। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आए और राहदारी में चलने लगे। जिब्रान आगे था जबकि सफदर इसके पीछे था। राहदारी में कोई नहीं था। राहदारी के आखिरी सिरे पर एक लिफ्ट थी। जिब्रान ने दीवार पर लगा हुआ बटन दबा दिया। चंद ही लम्हों में वो लिफ्ट के ज़रिए ऊपरी मंजिल पर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट से निकलकर एक छोटी सी राहदारी में आ गए जिसके आखिर में एक बड़े कमरे का दरवाज़ा था। वहाँ गुंडे आ जा रहे थे, लेकिन वो शायद सफदर को नहीं पहचानते थे और ना ही जिब्रान ने इन्हें किसी किस्म का इशारा किया था। दरवाजे के करीब जाकर जिब्रान रुक गया। दरवाजे पर किसी किस्म की कोई नंबर प्लेट नहीं थी, नेम प्लेट नहीं थी। ये बॉस का कमरा है, जिब्रान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। दस्तक दो, सफदर ने कहा। जिब्रान ने सर हिलाकर दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक धाड़ती हुई आवाज़ सुनाई दी। बॉस, मैं जिब्रान हूँ। कैदी के बारे में एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। जिब्रान ने बुलंद आवाज़ में मगर इंतहाई सहमे हुए लहजे में कहा। आ जाओ, अंदर से इसी तरह धाड़ते हुए कहा गया। जिब्रान ने तरहमज़दा निगाहों से सफदर की जानिब देखा, जैसे वो इससे कह रहा हो कि वो खुद ही अंदर चला जाए। वो अंदर नहीं जाना चाहता था। शायद वो जैगर से खौफ खाता था। सफदर ने इशारे से इसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। जिब्रान ने लरजते हाथों से दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खोल दिया। सफदर जल्दी से इसके पीछे हो गया कि अंदर बैठा हुआ जैगर इसे देखकर कोई हरकत ना कर बैठे। जैसे ही जिब्रान कमरे में दाखिल हुआ, सफदर इसे धकेलता हुआ तेज़ी से अंदर आ गया। कमरा खासा बड़ा था। एक तरफ जहाज़ी साइज़ की मेज़ पड़ी थी, जिसके पीछे एक खौफनाक शक्ल वाला गुंडा बैठा था। सफदर ने कमरे में दाखिल होते ही जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया था। क्या मतलब? कौन हो तुम? और ये रिवॉल्वर? मेज़ के पीछे बैठे हुए शख्स की बुरी तरह चौंकते हुए कहा। वो शख्स डिसूजी क्लब का बॉस जैगर था। अभी बताता हूँ। जिब्रान, कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो और इस तरफ कोने में जाकर खड़े हो जाओ। सफदर ने पहले जैगर से और फिर जिब्रान से मुखातिब होकर कहा। बॉस, ये जिब्रान ने जैगर की तरफ देखकर घबराते हुए लहजे में कहना चाहा। जिब्रान, दरवाज़ा बंद करो। सफदर ने इसकी तरफ देखकर इंतहाई खूनख्वार लहजे में कहा। इसका लहजा सुनकर ना चाहते हुए भी जिब्रान आगे बढ़ा और इसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके इसकी चुटकुनी लगा दी। तुम इस वक्त जैगर के अड्डे पर हो नौजवान। ये हरकत करके तुमने अपनी मौत को खुद ही आवाज़ दी है। जैगर ने सफदर की जानिब देखते हुए गुर्राहट भरे लहजे में कहा। मैं तो अभी मौत को आवाज़ दे रहा हूँ, जबकि मौत तुम्हारे सर पर है जैगर। सफदर ने बड़े इत्मीनान से मेज़ के सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्या चाहते हो और क्यों आए हो यहाँ? जैगर ने अपने मखसूस लहजे में कहा। इसके अंदाज से साफ मालूम हो रहा था कि वो सफदर और सफदर के हाथ में मौजूद रिवॉल्वर से ज़रा भी मरूब नहीं हुआ था। स्टार्क, सफदर ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए अचानक कहा। इसके मुंह से स्टार्क का नाम सुनकर जैगर बुरी तरह से चौंक उठा। इसके चेहरे पर से एक रंग सा आकर गुजर गया। स्टार्क? कौन स्टार्क? ये क्या बला है? वो क्या बला है ये तो तुम मुझे ही बताओगे, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, जैगर ने किसी ख्याल के तहत सर हिलाते हुए कहा। फिर इसका हाथ गैर महसूस अंदाज में मेज़ के नीचे गया। इसने वहाँ मौजूद एक बटन दबा दिया। सफदर, जो बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में जगह की तरफ देख रहा था, अचानक इसकी कुर्सी के नीचे से फर्श गायब हो गया और सफदर कुर्सी समेत यकलख्त नीचे पैदा होने वाले खला में गिरता चला गया। इसने गैर इरादी तौर पर कुर्सी से उठने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका और इसे यूँ महसूस हुआ जैसे वो किसी अंधे और गहरे कुएं में गिरता जा रहा हो। इमरान जैसे ही बदनाम ज़माना क्लब रूनी बार में दाखिल हुआ। इसका हुलिया देखकर बार में बैठे हुए गुंडे बुरी तरह से चौंक उठे। इमरान इस वक्त एक इंतहाई ख़तरनाक और शफाफ किस्म के गुंडे के रूप में था। इसने नीली जीन्स और सुर्ख शर्ट पहन रखी थी
इसकी आंखें हद से ज़्यादा फैली हुई थीं और इस कदर सुर्ख थीं जैसे सारे जिस्म का खून सिमट कर इसकी आंखों में उतर आया हो। चेहरे पर जा बजा जख्मों के मंदमल निशानात इसके भयानकपन में बेपनाह इजाफा कर रहे थे। बार में दाखिल होकर वो सीधा काउंटरमैन की जानिब बढ़ता चला गया। रूनी कहाँ है? इसने काउंटरमैन से मुखातिब होकर गुर्राहट भरे लहजे में पूछा। तुम कौन हो और रूनी से तुम्हें क्या काम है? काउंटरमैन, जो शक्ल सूरत से ही परले दर्जे का बदमाश और सख्तगीर नज़र आ रहा था, ने बेपनाह शफ़ाकियत से कहा। ब्लैक स्नेक। मुझे ब्लैक स्नेक कहते हैं मिस्टर। रूनी के बारे में बताओ, वो कहाँ है? इससे क्या काम है ये मैं इसे खुद बताऊंगा। इमरान ने पहले से ज़्यादा सख्त और खौफनाक लहजे में कहा। ब्लैक स्नेक? कौन ब्लैक स्नेक? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। रूनी तुम जैसे थर्ड क्लास गुंडों से मिलना भी गवारा नहीं करता, काउंटरमैन ने ज़ख्मी कुत्ते की तरह गुर्राते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने अपनी कोनिया काउंटर पर रखकर इसकी जानिब गौर से देखते हुए पूछा। क्यों? तुम कौन होते हो मेरा नाम पूछने वाले? इसने आगे होकर इमरान की आंखों में आंखें डालकर अपने मखसूस अंदाज में कहा। अचानक इमरान का हाथ घूमा और फ़ज़ा काउंटरमैन के मुंह पर पड़ने वाले ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ से गूंज उठी। थप्पड़ की आवाज़ सुनकर बार में सकूत मर्ग सा छा गया। वहाँ मौजूद गुंडे चौंक चौंक कर इनकी तरफ देखने पर मजबूर हो गए। दाएं गाल पर थप्पड़ खाकर काउंटरमैन का मुंह दूसरी तरफ घूम गया था। जब इसने मुंह सीधा किया तो इसका चेहरा और आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहे थे। तुम तुम तुमने टाइगर पर हाथ उठाया? टाइगर दी ग्रेट पर? तुम्हारी ये जुर्रत! मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, काउंटरमैन टाइगर नामी गुंडे ने खौफनाक अंदाज में चीखते हुए कहा। साथ ही वो उछलकर काउंटर से बाहर आ गया। इससे पहले कि वो जारहाना अंदाज में इमरान की तरफ बढ़ता, इमरान ने अचानक जेब से पिस्तौल निकालकर इस पर गोली चला दी। गोली टाइगर के ऐन पेशानी पर पड़ी। इसकी पेशानी में सुराख हुआ जहाँ से खून फवारे की तरह उबला था। वो एक लम्हे के लिए ठिठका और फड़कते हुए शहतीर की माने ज़मीन पर गिरता चला गया। ये तुमने क्या किया? रूनी के ख़ास आदमी को मार दिया। वो इस इलाके का मशहूर और ताकतवर गुंडा है। अब वो तुम्हें यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जाने देगा, एक दूसरे गुंडे ने कहा जो इनके करीब ही खड़ा था। इमरान ने रिवॉल्वर इसकी तरफ कर दिया। वो सहम कर कई कदम पीछे हट गया। मुझे रूनी के पास ले चलो, इमरान ने इससे मुखातिब होकर सर्द लहजे में कहा। मैं यहाँ हूँ, कहो क्या काम है मुझसे? अचानक एक तरफ से चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनकर सबकी नज़रें इस तरफ घूम गई जहाँ से आवाज़ आई थी। वो एक लंबा तड़ंगा मजबूत जिस्म का मालिक नहायत खौफनाक गुंडा था, जो इंतहाई जहरीली और खौफनाक नज़रों से इमरान को घूर रहा था। इसे देखकर वहाँ मौजूद गुंडों की नज़रों में इमरान के लिए हमदर्दी के तासुरात उभर आए, क्योंकि आने वाले इस बार का मालिक रूनी था, इंतहाई बेरहम, शफाक और परले दर्जे का हदछट, जिसके नाम से बड़ा गुंडा थरथरा उठता था। इमरान ने रूनी के साथी को मार दिया था, इसलिए अब इन लोगों ने यकीन कर लिया था कि रूनी के यहाँ आने से ब्लैक स्नेक की मौत यकीनी हो गई है। रूनी को देखकर इमरान ने सामने खड़े गुंडे को एक तरफ हटाया और छोटे छोटे कदम उठाता हुआ रूनी की जानिब बढ़ने लगा, जिसकी आंखों में इसके लिए नफरत के चिराग जल रहे थे। तो तुम्हारा नाम रूनी है? इमरान ने इसके करीब जाकर इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। हाँ, मैं ही रूनी हूँ। बोलो, कौन हो तुम? और तुम में इतनी जुर्रत हुई कि रूनी के अड्डे पर आकर तुम रूनी के ही आदमी को मार दो? रूनी ने नफरत ज़दा लहजे में कहा। शक्ल तो तुम्हारी रूनी जैसी नहीं है, फिर तुमने अपना नाम रोनी क्यों रखा हुआ है? इमरान ने बेसाख्ता कहा। इसकी बात सुनकर रोनी का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख होता चला गया। लगता है तुम्हें तुम्हारी मौत ही यहाँ खींच लाई है, जो तुम मेरे सामने इस अंदाज में बात कर रहे हो। इसने हाथ उठाकर इशारा किया। इस वक्त बार में मौजूद कई गुंडे आगे बढ़े और इमरान के पीछे आकर खड़े हो गए। इन्होंने यकलख जेबों से रिवॉल्वर निकालकर इमरान पर तान लिए थे। बहुत खूब, शेर का शिकार तुम्हारे ये कुत्ते करेंगे। रूनी, मर्दों की तरह लड़ो, मुझसे अकेले लड़ो। और सुना है तुम खुद को बेहद ताकतवर, बहादुर और बेहतरीन लड़ाका समझते हो। अपने बाजुओं में शेर की भी गर्दन तोड़ देने की ताकत रखते हो। अगर तुम्हें अपनी ताकत का इतना ही इल्ज़ाम है तो आओ और मुझसे लड़कर दिखाओ। अभी मालूम हो जाएगा कि तुम में शेरों से लड़ने की ताकत है या सिर्फ चूहों को ही मारकर ताकतवर बने हो। इमरान ने रिवॉल्वर एक तरफ फेंकते हुए रूनी को चैलेंज करते हुए कहा। ओह, तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? रूनी दी ग्रेट को एक आम सा गुंडा और चैलेंज करे? ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। वैसे भी बहुत दिन हो गए हाथ पैर हिलाए हुए।
आज मैं तुम्हारे बदन की एक एक हड्डी अपने हाथों से तोड़ूंगा। तुम्हें वाकई किसी चूहे की तरह मारूंगा। रूनी ने गुस्से से भरते हुए कहा और उछलकर इमरान के सामने आ गया। इसके इशारों पर इसके साथी पीछे हट गए थे, बल्कि इन्होंने मेज़ और कुर्सियां हटाकर इन दोनों के लिए वहां लड़ने की जगह भी बनाना शुरू कर दी थी। रूनी अपने सर को दाएं बाएं मारता हुआ दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में रगड़ता हुआ इमरान के करीब आ गया। इमरान बड़े मुतमईन अंदाज में इसकी जानिब देख रहा था। अचानक रूनी ने दोनों हाथ खोलकर सीना कड़ाया और फिर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके मुक्कों की सूरत में पूरी कुव्वत से इसने इमरान के सर के दोनों तरफ मारने की कोशिश की। इमरान तेज़ी से नीचे हो गया। नतीजे में रूनी के दोनों मुक्के एक दूसरे से टकरा गए। तकलीफ की वजह से इसके मुंह से कराह निकल गई। इसने अपनी तरफ से एक बड़ा खतरनाक दाव इस्तेमाल किया था। अगर इसके मुक्के इमरान की कनपट्टियों पर पड़ जाते तो यकीनन इमरान की खोपड़ी पिचक कर रह जाती। अपना दाव नाकाम होते देखकर रूनी का चेहरा गुस्से की ज्यादती की वजह से बिगड़ गया था। इसे क्या मालूम था कि इसके सामने दुनिया का माहिर तरीन लड़ाका खड़ा था। तालियां हथेलियां खोल कर बजाई जाती हैं रूनी सूरत वाले। रूनी, तुम मुट्ठियां बंद करके तालियां बजाने की कोशिश कर रहे हो? वाह वाह, अरे अरे, इमरान ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा। साथ ही वो तड़प कर एकदम पीछे हट गया, क्योंकि रूनी अचानक इस पर बुरी तरह से झपट पड़ा था। इमरान के पीछे हटते ही वो अपनी झोंक में आगे बढ़ता चला गया। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इमरान ने अपनी जगह खड़े खड़े इसकी पुश्त पर लात जमा दी। एक तो रूनी वैसे ही अपनी झोंक में आगे निकला जा रहा था, दूसरे इमरान की ज़ोरदार लात इसकी पुश्त पर पड़ी तो वो उछलकर एक धमाके से ज़मीन पर जा गिरा। इसने बर वक्त अगर अपने हाथ आगे ना कर दिए होते तो इसके चेहरे का यकीनन भुर्ता बन जाता। क्या कर रहे हो रूनी? अब ज़मीन चाटने के लिए ज़मीन पर जा लेटे हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। रूनी जख्मी सांप की तरह पलटा और एक झटके से यूं उठकर खड़ा हो गया जैसे इसके जिस्म में स्प्रिंग लगे हुए हों। गुस्से और शदीद नफरत से इसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था। इस बार इसने बड़े जारहाना अंदाज में इमरान पर हमला किया था, लेकिन वो जैसे ही हमला करने इमरान के करीब आया, इमरान बिजली की सी तेज़ी से तड़पा और दूसरे ही लम्हे इसने रूनी को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और अपने सर से बुलंद करके दाएं तरफ फेंक दिया। रूनी के हलक से दर्दनाक चीख निकल गई थी। इससे पहले कि रूनी दोबारा उठता, इमरान आगे बढ़ा और इसने रूनी को एक बार फिर उठाकर सर से बुलंद किया। इस बार इसने रूनी को इस तरह फेंका था जहां मेज़ें और कुर्सियां पड़ी थीं। रूनी मेज़ें और कुर्सियां तोड़ता हुआ एक धमाके से ज़मीन पर जा गिरा। इमरान छलांगे लगाकर इसके करीब आ गया और फिर इसके हाथ पांव बिजली की सी तेज़ी से चलने लगे। चंद ही लम्हों में रूनी जैसा ग्रांडियल और ताकतवर गुंडा चीं बोल गया। इसे बेहोश होता देखकर इमरान हाथ झाड़ता हुआ सीधा हो गया। वहाँ तमाशाई बने गुंडे अपनी अपनी जगहों पर यूं साकित व जामिद खड़े थे और इमरान को देख रहे थे, जैसे इमरान इस दुनिया की बजाय किसी दूसरी दुनिया की मखलूक हो। किसी और को लड़कर अपने दिल की हसरत निकालनी है? इमरान ने इनकी जानिब देखकर इंतहाई खौफनाक लहजे में कहा। इसका खौफनाक लहजा सुनकर वो सब घबरा कर पीछे हट गए। ये देखकर इमरान के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। इसने आगे बढ़कर रूनी को उठाया और इसे गठरी की तरह उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। मैं रूनी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे रोकने की या मेरे पीछे आने की कोशिश की तो वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। इमरान ने गुंडों की तरफ देखते हुए सांप की तरह फुंकार कर कहा और फिर रूनी को उठाए बाहर निकलता चला गया। इमरान यानी ब्लैक स्नेक की खौफनाक लड़ाई देखकर इन सब को सांप सूंघ गया था। इमरान ने जिस अंदाज में ग्रांडेल रोनी जैसे गुंडे को चंद लम्हों में मारकर बेहोश कर दिया था, इससे इन गुंडों में वाकई इतनी हिम्मत ना हो रही थी कि वो इसे अपने बॉस को ले जाने से रोकते या इसके पीछे जाते। बाहर से निकलकर इमरान रूनी को उठाए हुए इस जगह ले आया जहां इसकी कार खड़ी थी। इसने बेहोश रूनी को कार की पिछली सीट पर डाला और घूमकर ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया। दूसरे ही लम्हे वो रूनी को लिए हुए राना हाउस की तरफ उड़ा जा रहा था। रूनी के बारे में इमरान को एक पेशावर गुंडे ब्लैक स्नेक से ही मालूम हुआ था, जिसका वो रूप बदलकर यहाँ आया था। ब्लैक स्नेक किसी ज़माने में एक नहायत ख़तरनाक, ताकतवर और खौफनाक बदमाश समझा जाता था, लेकिन एक बार जब इसका इमरान से टकराव हुआ तो इमरान ने इसे न सिर्फ शदीद माली नुकसान पहुँचाया बल्कि इसके सारे ग्रोह को भी तहस नहस करके रख दिया। ब्लैक स्नेक की इमरान के साथ ज़बरदस्त जंग हुई थी। इमरान ने ब्लैक स्नेक को भी रूनी की तरह चंद ही लम्हों में ज़ेर कर लिया था, इससे पहले कि वो ब्लैक स्नेक को हलाक कर डालता। ब्लैक स्नेक ने अपना सर इमरान के कदमों में रख दिया। इमरान को इस पर तरस आ गया था, इसलिए इसने ब्लैक स्नेक की जान बख्श दी। इमरान ने इसे जिंदा इसलिए छोड़ा था कि वो अपना धंधा बज़ाहिर इसी तरह करता रहे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो इमरान के लिए काम करेगा। जराइम की दुनिया में रहकर वो इसे मुजरिमों के बारे में मालूमात फराहम करेगा।
जो कौमी नासूर बन चुके हों और मुल्क की जड़ों को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहे हों। इसके अलावा वो गैर मुल्की एजेंटों पर भी कड़ी नज़र रखेगा। ब्लैक स्नेक ने इमरान से वादा कर लिया और इसकी हिदायत पर पूरी तरह अमल करेगा। और फिर इसने इमरान के लिए वाकई बेहद काम किया था। इसने ऐसे कई मुजरिमों की निशानदेही की थी जिससे मुल्क और कौम को शदीद नुकसान पहुंच रहा था। इस वक़्त से इमरान ब्लैक स्नेक से बेहद काम ले रहा था। स्टार्क का नाम सामने आते ही इमरान के जहन में सबसे पहला नाम ब्लैक स्नेक का ही आया था। इमरान का ख्याल था कि स्टार्क दारुल हुकूमत में जगह बनाने के लिए यकीनन यहाँ की किसी न किसी मुजरिम तंजीम से रब्ता करेगा, और वो जिस मुजरिम तंजीम से रब्ता करेगा इसकी खबर ब्लैक स्नेक को हर सूरत में मिल जाएगी, क्योंकि ब्लैक स्नेक जराइम की दुनिया में बहुत अंदर तक घुसा हुआ था।